हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ईएमआई का पिछले क्लास में ख़त्म किया था और उसमें आरसी सर्किट, एलआर सर्किट बचा हुआ है, वो भी अपने करेंगे। और अब हम लोग एसी करंट कंप्लीट कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने वेब में पढ़ी होती हैं उनका डायरेक्ट हमें इस्तेमाल करना है। अब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती नहीं है। फटाफट इसकी एक क्लास में मैक्सिमम थियरी और एक क्लास मैक्सिमम क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा मुझे लगता है नहीं देने की ज़रूरत है। चलिए, तो फटाफट हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पे आते हैं। देखिए, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट मतलब जो कुछ टाइम के लिए क्लॉकवाइज और कुछ टाइम के लिए एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है, उसको अपने नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बैटरी की करंट की अपने जब भी बात करते हैं तो उसमें एक फिक्स डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बट उसमें कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। बट एसी सिग्नल जो भी होते हैं, वो वोल्टेज हो या करंट हो, उसमें कंटिन्यू डायरेक्शन वेरिएशन की बात होती है, पोलैरिटी वेरिएशन की बात होती है। इसलिए हम लोग एसी में कुछ डीसी करंट के रिस्पेक्ट में, डीसी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, बैटरी के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें अलग भी डिफाइन करेंगे, पढ़ेंगे वन बाय वन करके, वो देखते हैं। तो एसी का मतलब हुआ कि जो कंटिन्यू अपनी डायरेक्शन चेंज करता हो, वो अल्टरनेटिंग करंट हो गया। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो कंटिन्यू अपनी पोलैरिटी बदलता हो, प्लस माइनस। जैसे देखो, हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं। ये आपका साइनोसॉइडल एसी, करंट की बात करते हैं हम। ये आपका स्क्वायर एसी हो गया। ये आपका ट्रायंगुलर एसी हो गया। ये ट्रायंगुलर एसी हो गया। ठीक है, इसको हम ट्रायंगुलर एसी बोलते हैं। और अगर हमने ये लिया करंट, रेफरेंस लाइन ये है, तो ये एसी नहीं बोलेंगे हम। ये क्या है? वेरिएबल करंट है। ये क्या है? वेरिएबल करंट है, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यू चेंज हो रहा है। बट ये एसी नहीं है, ये वेरिएबल करंट है। और हमने ये लिया, इसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रही, दिख रहा है अपने को डायग्राम से ही। तो ये परफेक्ट आइडियल डीसी करंट मानी जाएगी, जो हमें बैटरी सेल से मिलती है। एब्रोडी, निप्पो, ये जो सेल आते हैं, इन सेल से मिलती है, वो आपकी इसको हम आइडियल डीसी बोलते हैं, डीसी करंट। ठीक है, तो एसी की बात हमने की, जिसमें पोलैरिटी या करंट की डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती रहे, वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस मैनर में चेंज होती रहती, वो आपकी एसी बोली जाती है। अब सबसे पहले बात, हमने कई ये एसी बना के भी दिखाई हैं आपको। सबसे बड़ी बात ये आती है कि कौन सी एसी हमारे लिए प्रीफरेबल होगी।
हमारे लिए सबसे प्रीफरेबल एसी होती है वो होती है सबसे प्रीफरेबल एसी होती है हमारे लिए साइनोसॉइडल या कोसाइन। दोनों की एक जैसा लेते हैं, खाली दोनों में 90 का फेज डिफरेंस होता है। साइनोसॉइडल इसलिए कि इसका प्रोडक्शन भी आसान हो, तो उसको जनरेट करना भी आसान है, और इस टाइप की एसी के ऊपर जो मशीन की इफ़िशेंसी है वो भी मैक्सिमम होती है, इफ़िशिएंट होती है। तो अपने साइनोसॉइडल एसी का एग्जांपल लेके ही ये पूरा चैप्टर ख़त्म करते हैं। साइनोसॉइडल एसी, ठीक है, साइनोसॉइडल एसी। तो इसमें हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आई नॉट पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम, या इसको एम्पलीट्यूड वैल्यू बोल सकते हैं। करंट ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका फेज हो गया, और फाइव फेज कांस्टेंट हो गया। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो सब लोगों को आइडिया होगा ही। ठीक, अब इसमें हमने EMI वाले चैप्टर में भी ये बात देखी थी, एवरेज वैल्यू इसमें 0 होती है और स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। ये आप लोगों ने अपना डेरिवेशन करके भी देखे होंगे, तो यहाँ पे हमें इन सब चीज़ों का डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं, जो काम की चीज़ें हैं वो अपने फटाफट डिस्कस करते जाएंगे। चलिए, चलिए फटाफट इसकी, ये मैंने क्या बोला था फिर एक बार मैं बता देता हूँ। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इनकी एवरेज वैल्यू 0, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इनकी एवरेज वैल्यू 1/2 रट लेना है। आपने डेरिवेशन किए होंगे तो डेरिवेशन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ और अपने बहुत अच्छे से समझते हैं, जितने फार्मूले हम लोगों ने पढ़े होते हैं, वो जो भी फार्मूले हम लोगों ने पढ़े होते हैं वो सारे के सारे पढ़े होते हैं, वो सारे के सारे हमने पढ़े होते हैं डीसी करंट के लिए अब तक। तो डीसी करंट में अपने को कोई सोचना ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और करंट की डायरेक्शन भी कांस्टेंट, सीधे आई स्क्वायर आर या ओम्स लॉ, डायरेक्टली वोल्टेज लॉ, वो सब लगते चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। बट एसी में समस्या ये है कि कंटिन्यू मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, 0 टू मैक्सिमम के बीच, मैक्सिमम टू 0 के बीच में, और फिर कंटिन्यू डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो फार्मूला आप लगाएंगे तो लगाएंगे किस पॉइंट पे, किस पोजीशन पे लगाएंगे, इसको अपने को देखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इस चीज़ को समझने के लिए। तो इसमें अपने कुछ सर्टेन रिजल्ट्स डिफाइन करते हैं इसमें, जैसे एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी,
फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम एटलीस्ट मल्टीपल ऑफ वन साइकिल। तो लॉन्ग टाइम में जब भी अपने जाएंगे तो आप देखेंगे जितना पार्ट आपका पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव, तो एवरेज वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, एवरेज वैल्यू 0 फॉर हाफ साइकिल लॉन्ग टाइम या फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0। तो हाफ साइकिल के लिए ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 0 to t/2 आई डी टी अपॉन t/2, तो ये 2 I0 अपॉन पाई आ जाता है। सॉल्व करके देख लीजिए, I = I0 साइन ओमेगा टी लेके चलते हैं, I = I0 साइन ओमेगा टी लेके चलते हैं हाफ साइकिल में, ये फुल साइकिल या लॉन्ग टाइम में 0। चलिए अब इसमें भी इसका मतलब अपने को काम तो लॉन्ग टाइम में ही करना है, हाफ साइकिल से तो काम चलेगा नहीं, तो हमें कुछ और वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके लिए हम लोग बोलते हैं RMS वैल्यू ऑफ AC। RMS I = क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी। अब IRMS निकालना है हमें। ठीक है, I की जगह पे फिर से वही रखेंगे, तो सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा। अब RMS निकालने के पीछे लॉजिक ये है, AC में कंटिन्यू वैल्यू चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, बट अगर हम RMS वैल्यू लेते हैं तो RMS वैल्यू के साथ सारे फार्मूले AC वाले वैसे ही बन जाते हैं जैसे कि DC में होते हैं, सारे फार्मूले AC वाले वैसे ही बन जाते हैं जैसे कि DC में होते हैं। तो अपने इसमें ये हमने एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ AC को दिखाया है, और अब इसको हटा के हम IRMS लिखेंगे। हम इसको हटा के IRMS लिखेंगे, मतलब ये है कि अगर हम AC को DC की तरह लेना चाहते हैं, AC में DC के फॉर्मूले अप्लाई करना चाहते हैं, तो AC में हम I की जगह पे IRMS ले लेंगे। तो जितने फार्मूले हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं, जिन फार्मूलों के लिए हम लोग यूज टू हो चुके हैं, वो सारे के सारे फार्मूले इसमें अप्लाई हो जाएंगे। बस हमें I की जगह पे क्या लेना है AC में, IRMS। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये हो गया सीखने वाली बात कि हम लोग AC में भी DC वाले ही फार्मूले लगा सकते हैं, बैटरी वाले फार्मूले लगा सकते हैं। बस AC में हमें I के जगह पे क्या लेना, IRMS। वन बाई वन करके आगे ये चीज़ें प्रूफ होती चली जाएंगी। अब एक दो थोड़े एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे हमें ये दिया हुआ है करंट,
अब इसमें अपने को एवरेज निकालना है और IRMS निकालना है। दोनों देख लेते हैं। एक ये DC पार्ट, कांस्टेंट पार्ट मतलब DC पार्ट बोला जाता है, ये AC पार्ट। ओवरऑल ये वेरिएबल करंट आपकी हो गई। इसमें अपने को निकालना है। देखिए एवरेज निकालेंगे तो एक का एवरेज प्लस B साइन ओमेगा टी का एवरेज, इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग लॉन्ग टाइम की बात करेंगे, एटलीस्ट 1 टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ए आ जाएगी। अब RMS में अंडर रूट 0 टू टी आई स्क्वायर टी टी अपॉन टी। ठीक है, अब आई की जगह क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो इसको स्क्वायर करके लिखो, क्या आएगा, आप खुद देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। इसकी एवरेज वैल्यू 0, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एवरेज वैल्यू वही रहती है, एवरेज या RMS कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और जहाँ पे स्क्वायर आया वहाँ पे एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो IRMS इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। IRMS इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू 1/2, इसकी तो कांस्टेंट ही है। तो सेम मैनर में अगर I इक्वल टू अपने को ये दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी, ये टर्म सेम होना चाहिए ओमेगा टी वाला, तो एक कंपैरिजन कुछ बनेगा, प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, एवरेज इसमें क्या हो जाएगी, 0, इसका भी 0, इसका भी 0। ठीक है, और RMS क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करके देखना है तो सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए, ये कुछ बेसिक बातें मैंने बता दें। हमारा काम जो है इसी में किससे चलेगा, IRMS से चलेगा। और IRMS कितनी वैल्यू हुई, I0 अपॉन √2। मतलब ये है कि हम पूरी पल्सेटिंग AC को, वेरिएबल AC को एक कांस्टेंट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या लेनी है, I0 अपॉन √2। जिसकी वैल्यू क्या लेनी है, I0 अपॉन √2। चलिए अब आगे इसमें बढ़ते हैं। चलिए एक बेसिक एलिमेंट्स का तेजी से मैं समझा देता हूँ। AC थ्रू रजिस्टर, चलिए हमने ये AC वोल्टेज अप्लाई किया है, B इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी, और रजिस्टर के थ्रू जा रहा है। I इक्वल टू क्या होता है, B/R, यानी B0/R साइन ओमेगा टी। B0/R को I0 लिख देते हैं तो ये आ जाएगा। अब आप कंपेयर करोगे, इधर साइन इधर साइन, इधर ओमेगा टी इधर ओमेगा टी, तो B और I सेम फेज।
ठीक है। साइन के सामने जो वैल्यू होती है उसको फेज बोलते हैं ना, दोनों में साइन है और फेज दोनों का सेम हो गया। अब इसका मतलब ग्राफिकल अगर हम देखें तो ये बी आ जाएगा और ये आई वाला ग्राफ बी के नीचे आएगा, ठीक है। आई वाला ग्राफ बी के नीचे रहेगा, क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, बी बाई आर। सेम फेज मतलब सेम टाइम पे मैक्सिमम में नेगेटिव, सेम टाइम में नेगेटिव में मैक्सिमम, सेम टाइम में जीरो, सेम टाइम में वेरिएशन होने चाहिए सभी। चलिए अब बात हम करते हैं पावर की। इसमें पावर की बात करोगे तो क्या होगा, ठीक है, या बी आई से कर लेते हैं तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, बी आई, ठीक है। बी की जगह क्या लिखेंगे, बी नॉट साइन ओम, और फिर ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टाइम टी पे तो ये आई पावर, अगर एवरेज की बात करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2, तो 1/2 को ऐसे एडजस्ट कर देते हैं, तो फिर ये क्या आ जाएगा, बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये मैंने बोला था कि एसी में हम आर एम एस वैल्यू लेते हैं तो वही रोल होगा जो कि डीसी में होता है, बी आई यानी बी आर एम एस आई आर एम एस। और हीट जनरेटेड अगर हमें निकालना है टाइम टी पे तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, आई स्क्वायर आर डी टी। क्यों? क्योंकि करंट कंटिन्यू वेरिएबल है, ठीक है। तो जो बात सीखने वाली थी इसमें सीख गए, बी और आई सेम फेज में है और पावर आपकी एवरेज ये होगी, ठीक है। और पावर जो भी बैटरी सप्लाई कर रही और सोर्स सप्लाई कर रहा है, और जो पावर रेजिस्टेंस में जा रही, दोनों दोनों की बात है ये, सप्लाइड पावर और डिसिपेटेड पावर, हीट जनरेटेड। चलो हम लोग बात करते हैं एसी थ्रू इंडक्टर, इसके बाद एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर। देखिए तो B इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी होता है, B इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। तो B की वैल्यू बी नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल कर देते हैं, इधर टी टी इधर डी आई, इंटीग्रेट करते हैं तो आई इक्वल टू क्या आएगा, बी नॉट साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा ओमेगा इंटू एल, और ये कॉस ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी ओमेगा इंटू एल को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस लेते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाता है, और पी नॉट बाई एक्सएल की जगह पे हमने आई दिया। तो आई कंपेयर करने के लिए इधर इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
तो ये लैग कर रहा है, करंट आपका वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो I लैग्स टू B बाई पाई बाई 2, ठीक है। I लैग्स टू B बाई पाई बाई 2। इसका हम ये ग्राफ भी बना के देख लेते हैं। माइनस कॉस थीटा का करंट वाला आएगा, ये B और ये I, ठीक है। और अब पावर की बात करते हैं इसमें। ये वाले डायग्राम भी थोड़ा सा ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है कि इसमें एलिमेंट कौन सा है। P इक्वल टू बी आई, बी की जगह पे क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन ओमेगा टी, और इधर क्या है माइनस आई नॉट, फिर माइनस बी नॉट आई नॉट अपॉन 2, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये हो गया, और इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं बी नॉट अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन रूट 2, तो यानी बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन टू ओमेगा टी। और एवरेज पावर की बात करेंगे तो ये 0, क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। ये ध्यान रखना है बेसिकली क्या है, पॉजिटिव साइकिल में या पॉजिटिव पोलैरिटी में ये एनर्जी को स्टोर कराएगा एज ए मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव पोलैरिटी में वापस कर देगा सोर्स। तो एवरेज पावर जो सोर्स सप्लाई करेगा और एवरेज पावर जो इंडक्टर में कंज्यूम होगी वो 0 ही रहेगी। अब यहाँ पे हम एक्सेल की बात कर लेते हैं। तो देखो F इक्वल टू 0 तो एक्सेल 0, एक्सेल 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, सी के टी में लिख देता हूँ, और F इन्फिनिटी तो एक्सेल इन्फिनिटी मतलब ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये जो है आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 0 तो 0 मतलब डीसी के लिए रिएक्टेंस का, इंडक्टिव रिएक्टेंस का कोई मीनिंग नहीं होता है। और जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उस केस में ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। चलिए अब इसी थ्रू कैपेसिटर पे आते हैं अपने। देखो Q इक्वल टू सी बी, यानी सी बी नॉट साइन ओमेगा टी एज ए स्टैंडर्ड, हमेशा बी नॉट साइन ओमेगा टी हमने ली। आई इक्वल टू क्या होगा, इसको एडजस्ट करेंगे अपने, डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन थीटा का, इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और डिफ्रेंशिएशन प्लस कॉस होता है। तो ये 1 ओमेगा सी, इसको अपने बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यूनिट ओम में, मतलब इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, जो
रोल इंडक्टर में एक्सएल प्ले करता है, रेजिस्टेंस में आर प्ले करता है, कैपेसिटर में एक्सी करेगा एसी के लिए। तो इसको हमने आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, अब वोल्टेज से कंपेयर करने के लिए कॉस को साइन में लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन साइन हो गया, इधर फेज ओमेगा टी, इधर पाई बाई टू एडिशन के साथ, तो आई लीड्स टू बी बाई पाई बाई टू, आई लीड्स टू बी बाई पाई बाई टू। तो ये हमने वोल्टेज का लिया, ठीक, मतलब t इक्वल टू जीरो पे करंट वोल्टेज जीरो है बट करंट मैक्सिमम, यही तो लीडिंग हुआ। अब पावर की बात कर देते हैं, पावर कंज्यूम्ड या पावर सप्लाइड बी आई, इसको भी सॉल्व करोगे तो देखो यही आएगा बी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन ओमेगा टू टी, और एवरेज पावर कंज्यूम्ड या सप्लाइड दोनों जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि हाफ साइकिल में प्लस माइनस अगर ये है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये माइनस और ये प्लस, मतलब जितनी एनर्जी हाफ साइकिल में ये एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करेगा नेक्स्ट हाफ साइकिल में वापस कर देगा सोर्स को। अब इसमें हम थोड़ा सा एक्सी के बारे में समझ लेते हैं। एक्सी मतलब 1/ओमेगा सी 1/2 पाई एफ सी। तो इसमें ठीक है, तो F इक्वल टू जीरो पे एक्सी इन्फिनिटी होगा, मतलब ओपन सर्किट, मतलब डीसी के लिए ओपन सर्किट, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। F इक्वल टू इन्फिनिटी तो ये जीरो होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट। तो ये तेजी से हमने बिहेवियर तीनों के समझा दिए हैं। अब अपने फेजर डायग्राम को समझते हैं। फेजर डायग्राम के थ्रू कंप्लीट एसी सर्किट के एनालिसिस आरएल आरसी आरएलसी सब करेंगे। फेजर डायग्राम, देखिए जब भी जो है साइन और कोसाइन में फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होते हैं तो उनके लिए हम एक रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी रोटेटिंग वेक्टर के लिए अपने नाम देते हैं फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम। उससे ये होता है हमारी मैथमेटिकल एनालिसिस काफ़ी आसान हो जाती, इजी हो जाती है। ठीक है, देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, अब हमें इसका फेजर डायग्राम बनाना है। तो देखिए भाई एक्स और वाई एक्सिस में मैक्सिमम वेक्टर की वैल्यू कितनी, आई नॉट ले लो, और ये कितनी स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और टाइम टी पे कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। अब इसमें दो प्रोजेक्शन ले लो, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। ये ओ ए कर देते हैं, ये बी कर देते हैं। ठीक है, तो जो प्रोजेक्शन आपका एक्स एक्सिस पे है ओ ए इक्वल टू वो आ जाएगा आई नॉट साइन, सॉरी आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और जो प्रोजेक्शन आपका बाई एक्सिस के पैरेलल है वो क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी।
ठीक है। तो इटसेल्फ रोटेटिंग वेक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रोजेक्शन जब लेते हैं, उसकी शैडो लेते हैं बेसिकली एक्स या वाई एक्सेस पे, तो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है जिस फिजिकल क्वांटिटी की अपने बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करने को, साइन और कोसाइन वाले फैक्टर को, वो फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम बोला जाता है। अब जैसे इसमें हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास I1 इक्वल टू है I01 साइन ओमेगा टी, और I2 इक्वल टू है I02 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये भी AC है, ये भी AC है, दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस है कुछ, दोनों AC हमने एक ही सर्किट में दे दी। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, यानी I01 साइन ओमेगा टी प्लस I02 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अपने इनका एडिशन करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। जब एक ही देखिए I01 वेक्टर आपका कितने एंगल पे है, ओमेगा टी, I02 कितने पे है, ये पैरेललोग्राम बन गया। मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू हो गई I0 और डेल्टा एंगल पे। तो वेक्टर एडिशन के हिसाब से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट I01 का होल स्क्वायर प्लस I02 का होल स्क्वायर प्लस 2I01 I02 cos फाइव, ठीक है। अब tan डेल्टा इक्वल टू I02 साइन फाइव अपान I01 प्लस I02 cos फाइव। एक चीज हमेशा याद रखना, जो लीडिंग वेक्टर होता है, लीडिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है और लैगिंग हमेशा क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। लीडिंग एंटी क्लॉकवाइज और लैगिंग क्लॉकवाइज होता है। अब आप देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आपका I01 के साथ एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहा है, देखो ध्यान से, ये एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लीडिंग है। इसका मतलब ये क्या है, लीडिंग है। लीडिंग में एंगल ऐड होता है, और इससे हम इसको देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज, इसका मतलब इससे ये लैगिंग है। तो I साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये आपकी रिजल्टेड करंट होगी, ना कि डायरेक्ट। बैटरी से अगर हम दो बैटरी लगा देते हैं तो डायरेक्ट एडिशन होता है, बट AC में हमें ध्यान रखना ये वेक्टर एडिशन होता है, नहीं तो मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। अगर I02 से देखें तो रिजल्टेंट क्लॉकवाइज पड़ेगा, मतलब लैगिंग। तो रट लेना ये बात, एंटी क्लॉकवाइज क्वांटिटी जो होगी वो लीडिंग और क्लॉकवाइज जो क्वांटिटी होगी वो लैगिंग। चलिए अब इसमें हम लोग वन बाय वन करके कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स पे आते हैं। AC थ्रू RL सर्किट। चलिए सारे के सारे सीरीज हैं सिलेबस में, जेई में और एडवांस में भी।
हमने वोल्टेज अगेन वही अप्लाई किया, सीरीज में तो करंट सेम रहेगी, इधर वोल्टेज हमने बी आर लिया और इसमें वोल्टेज बी एल लिया। हमने क्या सीरीज में करंट सेम होती है और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंडक्टर में करंट 90 डिग्री से लैग करती है, यानी कि वोल्टेज के साथ 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएगी। अब इसका हमें फेजर डायग्राम बना लेना है सिंपल। देखिए एक्स एक्सिस पे अगर हम आसान करने के लिए रेजिस्टेंस का वोल्टेज लेते हैं तो करंट यहीं आएगी, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम होते हैं, सेम फेज में होते हैं। अब इंडक्टर का वोल्टेज इधर आएगा, क्यों? क्योंकि इंडक्टर के वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैगिंग, मतलब क्लॉकवाइज। ऐसे मैंने बताया था ये वेक्टर आपका और ये वेक्टर आई, दोनों में लैगिंग कैसे डिसाइड करना है, वोल्टेज के साथ करंट लैगिंग होती है, तो वोल्टेज के साथ देखो करंट 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज है, तो वोल्टेज से करंट लैगिंग, या हम करंट से वोल्टेज को लीडिंग बोल सकते हैं। एक बात पकड़ के चलना, अब वेक्टर एडिशन करना है अपने को, तो ये रेक्टेंगल पूरा करना पड़ेगा, मतलब पैरेललोग्राम। ये रिजल्टेंट वोल्टेज बी अप्लाइड हो गया, इसको हम ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं और इसको सी लिख देते हैं, ठीक है। ये बी जो आया है रिजल्टेंट वोल्टेज, वो बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी है, अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है। तो इसमें ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस ठीक है, बी आर को आई आर लिख देंगे और बी एल को हम आई एक्स एल लिख देंगे और इसको हम आई जेड लिख देंगे। तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स, ये इम्पीडेंस हो गया। ये इम्पीडेंस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये सब मिला के इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फाई निकालना चाहें तो फाई को हम कॉस फाई के टर्म में निकालते हैं, ये यही बार बार यूज होगा। तो ये हो जाएगा ओ ए अपान ओ सी, मतलब बी आर अपान बी, मतलब आई आर अपान आई जेड, मतलब आर बाई जेड। तो ये आपका पावर फैक्टर भी बोला जाता है। पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, इसको हम पावर फैक्टर ऑफ सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे अप्लाइड वोल्टेज आपका ये है या रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज के साथ करंट आपकी कैसी है, क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या बोला जाएगा, लैगिंग। और करंट की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और आई नॉट का मतलब होगा बी नॉट बाई जेड, ठीक है। ये चीज़ मैंने अभी समझाई थी तुम लोगों को कि क्लॉकवाइज जो वेक्टर पड़ेगा उसको अपने क्या नाम बोलेंगे, लैगिंग, और जो एंटी क्लॉकवाइज पड़ेगा उसको लीडिंग, ठीक है। अब जैसे बी एल लिखना है आपको, बी एल के अक्रॉस वोल्टेज में एक में समझा देता हूँ, बाकी सब लिख डालोगे। बी एल जीरो साइन ओमेगा टी, ये लीडिंग है, ये एंगल फाई है, ये क्या होगा 90 माइनस फाई, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस फाई, ये हो जाएगा। ऐसे ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखना है, ठीक है, ओमेगा टी माइनस फाई। रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं तो डायरेक्टली ये टर्म सेम रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं ऐसे देख लो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो रिजल्टेंट वोल्टेज से क्लॉकवाइज फाई एंगल पे है, इसका मतलब लैगिंग होगा।
और बी एल नॉट का मतलब क्या होगा? आई नॉट इंटू एक्सएल, और बी आर नॉट का मतलब क्या होगा? आई नॉट इंटू आर। इस तरह से आप किसी भी सर्किट में सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं। बस एक अप्लाइड वोल्टेज की इक्वेशन अपने को पता होना चाहिए, और वो पता भी होगी क्योंकि हमने अप्लाई खुद ही की, तो उसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी जानते हैं। चलिए अब आगे। एसी थ्रू आरसी सर्किट। देखो, इसका भी फेजर डायग्राम बनाते हैं। आसान करने के लिए वोल्टेज वाला वेक्टर हम एक्स एक्सिस में ले लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, हमने क्या प्रूव किया था? करंट 90 डिग्री से कैपेसिटर में लीड करती है, तो करंट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कैपेसिटर का वोल्टेज नेगेटिव बाई एक्सिस में आएगा। देखो फिर से वही बातें लगभग, पूरा पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल बनाएंगे, ये यहाँ से फाई एंगल, ठीक है, और ये अगेन क्या होगा? अप्लाइड वोल्टेज B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी का मतलब ए सी का मतलब ओ ए लिखते हैं इसको, ओ ए, ठीक है, मतलब ये बी आर स्क्वायर हो गया और ये बी सी स्क्वायर। ओ ए, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज का स्क्वायर, ये आपका आई इंटू आर हो जाएगा। अगेन ये क्या बोला जाएगा? इम्पीडेंस। अगेन इसको इम्पीडेंस अपने नाम देंगे, और cos फाई फिर से वही आएगा आर बाई जेड। सॉल्व करके देख लीजिए, यह किसी भी सर्किट में किसी भी कॉम्बिनेशन में आर बाई जेड ही आता है, बस जेड आपको निकालना आना चाहिए। अब इसमें अगर हम बात करें करंट, आपकी एक्स एक्सिस में वोल्टेज यहाँ पे, तो वोल्टेज की तुलना में करंट क्लॉकवाइज है फाई एंगल पे, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और आई नॉट का मतलब क्या होगा? बी नॉट बाई सेट, और जो वोल्टेज रेजिस्टेंस का है उसमें फेज वही होता है जो करंट का है, तो क्या लिखेंगे? और कैपेसिटर का वोल्टेज, ये देखिए कैपेसिटर का वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज के साथ क्लॉकवाइज है, यानी कि ये आपका
लैगिंग होगा, ठीक है। रिजल्टेंट वोल्टेज के साथ ये क्लॉकवाइज है और ये चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज, ये लैगिंग होगा 90 - एंगल पे। साइन ठीक है, ये पीक वैल्यू वोल्टेजेस की आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं इसमें RC/RL में सारी चीज़ें देख लेंगे। अब बात आती है AC थ्रू RLC सीरीज। देखिए तीनों में करंट तो सेम ही होगी, और आसान करने के लिए अगेन हम वोल्टेज को कहाँ पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे, रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज को। अब रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा वो तो डिसाइड करके अभी देखेंगे। अभी हमने जैसा पढ़ा, BL इधर और BC इधर, हम मान लेते हैं BL इज ग्रेटर देन BC। तो इस केस में BL और BC का रिजल्टेंट वेक्टर अपने निकालेंगे, ये पॉजिटिव बाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, BL माइनस BC, और इधर ये क्या हो गया, BR साथ में I, और इसको चलो हम A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं। फिर से रेक्टेंगल हमने पूरा किया, B, ये अप्लाइड वोल्टेज आ गया, इसको C। तो इंडक्टर का बिहेवियर हमने डोमिनेट ले करते हुए लिया है, तो इसमें फिर से वही काम करेंगे, वेक्टर एडिशन करना है। तो OC² इक्वल टू OA² प्लस AC², ये B² हो जाएगा, ये BR² हो जाएगा, और ये BL माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ये IZ का स्क्वायर, ये IXL का, ठीक है। इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो cos phi RY/Z पावर फैक्टर आपका यही रहेगा। फिर आप देखेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज की तुलना में BL माइनस BC लीडिंग है और I लैगिंग है, तो I क्या लिखेंगे, ठीक है। और BR ये तो करंट के जैसा ही होता है,
लैगिंग है, क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस एंगल करेंगे। और बी एल माइनस बी सी, ये पीक वैल्यू, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5/2 माइनस 5, ये लीडिंग है। देख लीजिए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना ये वेक्टर, तो इसकी तुलना में ये लीडिंग है और इसकी तुलना में ये लैगिंग है। तो अपने लैगिंग के लिए कम करते हैं एंगल, लीडिंग के लिए ज़्यादा। लैगिंग मतलब क्लॉकवाइज और लीडिंग मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर यहाँ से देखना हो तो यहाँ से ये भी लीडिंग, लीडिंग। अगर यहाँ से देखने हो ये दोनों, तो दोनों के दोनों लैगिंग। बट देखते अपने कहाँ से हैं, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया, जो हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज है, जो सोर्स का वोल्टेज है, वहीं से देखते हैं। चलिए इसमें हम और कुछ एक चीज़ देख लेते हैं काम की। देखो आई इक्वल टू क्या होगा, बी बाई सेड। अगर हम आर एम एस लिखना चाहें तो आर एम एस लिख लें, और जेड इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ठीक। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पार्ट है, ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। कभी न कभी फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट कर सकते हैं जब ये दोनों बराबर होंगे। लेट एक्सएल इक्वल टू एक्स, ये रेजोनेंस की कंडीशन भी बोली जाती है। जब दोनों की इम्पीडेंस की वैल्यू बराबर होती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट कर दें, ये 2 पाई एफ नॉट एल, ये 1/2 पाई एफ नॉट सी, तो एफ नॉट इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इस फ्रीक्वेंसी पे आप देखेंगे Z की वैल्यू क्या होगी, R, और I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसको बोलते हैं सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये मैक्सिमम करंट होगी यहाँ पे, और मैक्सिमम करंट की जहाँ पर अपान √2 टाइम्स करंट होती है, उसको अपने बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ये F1 और ये F2। यहाँ पे पावर, यहाँ की पावर की आधी होगी, इसीलिए इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिग्नल रिसीव होते हैं, ये प्रॉपरली रिसीव नहीं होते हैं, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हमारे काम के होते हैं किसी भी सर्किट के लिए, रिसीवर के लिए या ट्रांसमीटर के लिए। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं बैंड विड्थ। जहाँ से फ्रीक्वेंसी हम लोग भेजते हैं जहाँ तक, उसको बोलते हैं बैंड विड्थ। और ये इक्वल टू, कभी कभी जेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये होता है, ये बैंड विड्थ बोला जाता है। बैंड विड्थ के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और होता है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर मतलब कितना पीक ज़्यादा है ग्राफ में, इसमें जितना पीक ज़्यादा होगा उतना ही आसानी से सिग्नल को रिसीव या ट्रांसमिट कर सकता है, मिनिमम से मिनिमम सिग्नल को पिकअप कर सकता है रिसीवर। रिसीवर जैसे अपना रेडियो रिसीवर हो गया, मोबाइल रिसीवर हो गया, हम लब कॉल रिसीव करते हैं तो एज ए रिसीवर मोड, ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमीटर मोड हो गया, हो जाता है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं रेजोनेंस पे जो आई मैक्सिमम करंट हमने लिखी है वो क्या होगी, B/R, क्योंकि यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो जाती है, R। और जैसे जैसे R घटाते जाएंगे आई मैक्सिमम बढ़ता जाएगा, मतलब ग्राफ और शार्प होता जाएगा। ठीक है, ये मैंने बैंडविड्थ लिखा था F2 - F1,
और ये जो टर्म लिखा है ये क्वालिटी फैक्टर है, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये क्वालिटी फैक्टर है, दोनों एक साथ मिल गए हैं, ये क्वालिटी फैक्टर है। कभी पूछ लिया जाए तब दोनों फ्रीक्वेंसी का दोनों आमने सामने लिखें तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये बैंडविड्थ ही यही है, ये आपका बैंडविड्थ है f2 माइनस f1, और ये क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई एल बाई आर। क्वालिटी फैक्टर मतलब मैंने क्या बताया, जिसमें आप मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव कर सकते हैं या भेज सकते हैं, वो क्वालिटी फैक्टर होता है, और वो डिसाइड होता है इस ग्राफ की शार्पनेस से। ये ग्राफ में जितनी पीक होता है, जितना पीक होता है उतना ही क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होता है। ये मैंने क्वालिटी फैक्टर लिखा था, यहाँ पे इक्वल टू करके लिखने की बजाय इस तरीके से लिख लेंगे तो अपने को समझ में आएगा दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं हम। चलिए, ये काफ़ी बेसिक थियरी मैंने लगभग पढ़ा दी। एक चीज़ और छोटी सी बस्ती है, वो भी देख लेते हैं, पावर इन एसी सर्किट। मान लेते हैं किसी भी एसी सर्किट में ये वोल्टेज अप्लाई किया और ये करंट है, तो पावर क्या हो जाएगी, बी आई यानी बी नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा। अब फेजर डायग्राम से तो एनालिसिस हो नहीं सकती क्योंकि मल्टीप्लाई है, फेजर डायग्राम से एनालिसिस होने के लिए प्लस माइनस होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ही लगाई नहीं पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। इसमें साइन ए कॉस ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस बी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब देखिए, इधर हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। तो एवरेज वैल्यू करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा टर्म, बचेगा ये, इसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी 1/2 बी नॉट आई नॉट कॉस फाइव। तो हमारे पास कोई भी सर्किट हो, आपका आर एल है, आर सी है, या आर है, या एल है और या सी है, किसी में भी आपका पावर का एक ही फार्मूले से काम चल जाता है, वो ये है। तो एवरेज पावर इक्वल टू हम लोग बी नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाइव, यानी बी आर एम एस ठीक है। अब हम बी आर एम एस को ऐसे लिख दें, आई आर एम एस इंटू आर, और कॉस फाइव को लिख इंटू आर क्यों, जेड, बी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस और कॉस फाइव को आर बाई जेड। तो फिर फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर। मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस है तो पावर लॉस होगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर लॉस नहीं होगा। जैसे प्योर इंडक्टर की बात करो, पावर लॉस जीरो, प्योर कैपेसिटर की बात करो, पावर लॉस जीरो, आर एल में होगा, आर सी में होगा, एल में प्योरली रजिस्टर में होगा, आर एल सी में होगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं है,
या ऐसे समझ लो जिसमें पावर फैक्टर 0 है तो उसमें पावर लॉस नहीं होगा। या मैं तो कहता हूँ सिंपल ऐसे समझो, पावर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल रेजिस्टेंस ही होता है। तो अगर रेजिस्टेंस है तो पावर लॉस होगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर लॉस नहीं होगा। तो प्योर इंडक्टर में पावर लॉस नहीं होगा, प्योर कैपेसिटर में नहीं होगा, किस में होगा? आरएल में होगा, आरसी में होगा, आरएलसी में होगा, और प्योरली कैपेसिटर इसमें रजिस्टर में होगा। ओके, हम लोगों ने इस लेक्चर में सारी थियरी एक बार रिकैप कर ली है, एसी की भी लगभग सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लिए अच्छे से, जहाँ ज़रूरत थी फार्मूलों को भी समझ लिया दोबारा से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।